नमस्कार, बीच बहस में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम समर्पित रहेगा हमारे देश की बालिकाओं पर। अब से कुछ दिन बाद यानी 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लड़कियों द्वारा अनेक क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भारत में जन्म लेने वाली अधिकतर लड़कियों के लिए यह कठोर वास्तविकता है कि लड़कियां शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रहती हैं। परिणाम स्वरूप वे आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, प्रताड़ना व हिंसा की शिकार हैं। हमारे देश में आज भी लड़की पैदा होना अभिशाप माना जाता है, उन्हें बोझ समझा जाता है। ऐसी मानसिकता के लोगों को सही मार्ग बताने और कन्या शक्ति को जनता के सामने लाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिकाओं से जुड़े हर मुद्दे पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूजा पार्थ। आप एक IAS अधिकारी हैं, साथ ही संयुक्त सचिव वित्त विभाग राजस्थान में पदस्थापित हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बालिका दिवस, भारत में बालिकाओं से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। आप भी एक महिला हैं, मैं भी हूँ। हम ये जानते हैं कि किस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ, शहर में रहते हुए, गांव में रहते हुए, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर में भी, जहाँ काफ़ी हम आगे निकल चुके हैं, आधुनिक तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन महिलाओं की आज भी क्या स्थिति है हमारे देश में? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शिक्षा के बारे में। सबसे पहले जैसे ही जन्म लेती है उसके बाद स्कूल शुरू होता है और शिक्षा की ज़रूरत होती है, तब वहीं से उनकी बाधाएं शुरू हो जाती है। शिक्षा हम सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास के लिए सबसे ज़रूरी है और ये आगे चलकर हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। तो इसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी वजह से बालिकाएं जो है वो पिछड़ने लगती है। बिल्कुल, शिक्षा के लिए कहते हैं कि एक लड़की को शिक्षित करो तो पूरा परिवार ही नहीं, कहते हैं पीढ़ियों की शिक्षा में भी सुधार आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम देखिए कि जैसे ही एक लड़की शिक्षित होती है, कई सारी सामाजिक कुरीतियां उसके साथ ही खत्म होने लगती है। जैसे हम देखिए कि घूंघट प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी है। जहाँ जहाँ समाज में बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वहाँ वहाँ घूंघट प्रथा खत्म होने लगी है। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे उनकी बच्चों को साथ पढ़ाने का स्तर है, या कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी वो अब आवाज़ उठाने लगी हैं। और साथ में अगर परिवार पे किसी भी तरह की परेशानी आती है तो वो घर के जो बराबर का अपना योगदान देती हैं। तो इस तरीके से उनकी निर्णयों में भागीदारी होने लगी है। तो ये सारे सुधार शिक्षा से ही संभव हो पाए हैं। जाहिर है, शिक्षा जब एक कोई भी लड़की प्राप्त करती है, उसका दिमाग खुलता है, उसकी सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है, वो अपना और अपने परिवार का अच्छा और भला बुरा समझ पाती है। तो इस वक्त उससे कहाँ, पहले के टाइम ये होता था कि लड़कियों की राय या उनका कहना सुनना कोई मायने नहीं रखा जाता था। जनरली उनको ये कह के चुप करा दिया जाता था कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन शिक्षा ने इस चीज के अंदर काफी, उनके अंदर आत्मसम्मान, या कहना चाहिए काफी कॉन्फिडेंस आया है उनके। हाँ, आत्मसम्मान आया है और इसके बाद आत्मनिर्भरता भी बढ़ाई है शिक्षा ने। और साथ में निर्णयों में भागीदारी होना बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो आज शिक्षा के कारण लड़कियों का संभव होने लगा है। पढ़ाई लिखाई करती हैं, घर से बाहर निकली हैं तो घूंघट पीछे छूटा है, आत्मनिर्भर बनी है, कमाने लगी हैं, तो उनके अंदर आत्मविश्वास आया है, जिससे घर में भी उनकी सुनी जाने लगी है, मानने लगे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर हम बात करना चाहेंगे कि शिक्षा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बेसिक, किसी के लिए भी, महिलाओं के लिए तो है ही, पुरुषों के लिए भी। तो शिक्षा के लिए आप कितना ज़रूरी मानती हैं? आप आज इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंची हैं, जाहिर है आपने काफ़ी कठिन पढ़ाई दौर से भी गुजरी होंगी, पढ़ाइयाँ भी करी हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले शिक्षा की बात की, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसकी वजह से आप समाज के लिए काम कर सकते हैं और अपने लिए खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं जब IAS बनने के लिए मैंने सोचा तो काफ़ी चुनौतियां थी। मैं कोटा ज़िले से संबंध रखती हूँ और कोटा में जो है ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए काफ़ी फेमस सिटी है। कई लोग यहाँ कोचिंग करने आते हैं, लेकिन सिविल सेवा से जुड़े इसमें ज़्यादा कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं थे। इस कारण पहले तो मुझे बुक्स लेने में काफ़ी दिक्कत हुई। प्लस साथ में ये होता है कि
लड़कियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है पढ़ाई में कि उनकी शादी की उम्र भी वही होती है। इस कारण से उसका दबाव भी बढ़ता है कि अगर आप 19 साल या 20-22 साल के हो गए हैं तो वो दबाव भी आता है। तो एक तो सबसे बड़ा ये दबाव था कि भाई उम्र का दबाव रहता है। दूसरा है कि दृढ़ निश्चय के बाद भी किताबों की उपलब्धता, किसी मेंटर की उपलब्धता और कोचिंग की उपलब्धता, ये सब जो है काफ़ी जटिल मुद्दे थे। मुझे इसमें सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट मेरे साथ रहा वो ये था कि मेरे फादर काफ़ी नॉलेजेबल थे इस सिविल सेवा के मुद्दे पर, तो मुझे एक मेंटर की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं मानती हूँ कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी ऐसे पृष्ठभूमि से आने वाली लड़की जो सिविल सेवा की तैयारी के लिए आगे बढ़ने का सोचे, तो उसे इन सब दिक्कतों का जब सामना होगा तो वो केवल उसकी शिक्षा, उसके आगे बढ़ने के तरीके, जैसे ऑनलाइन, ऑनलाइन, तो इन सब तरीकों से वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी, इसके अंदर कई बार ये भी होता है कि जो महिलाएं कुछ बनना चाहती हैं, IAS है या किसी और उसके अंदर जाना चाहती हैं किसी और सेवा में, तो ज़्यादातर तो ये होता है कि उनकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया जाता। जब वो आगे पढ़ने की और बढ़ने की बात करती हैं तो उनको कह के समझाया जाता है कि क्या करोगी, पहले शादी ज़रूरी है। इस तरह के लिए आप क्या महिलाओं को बताना चाहेंगी कि वो किस तरह अपने निश्चय पर अडिग रहें और क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले ये दबाव आता है और इसमें मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। आपका भरोसा और दृढ़ निश्चय ही आपको आगे ले जाएगा और एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती है। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल आपको कोई नौकरी दिलाने में मदद करेगी। ये कई तरीक़ों से, आप चाहे अपना स्टार्टअप शुरू करें, चाहे आप अपना कोई बिजनेस शुरू करें, चाहे आप कोई नौकरी ना भी करें, तब भी आपके जो डिसीजंस होंगे वो काफ़ी अच्छे रखते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है वो इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। कई जगह देखा जाता है बच्चियां आगे पढ़ना चाहती हैं, अच्छा पढ़ भी रही हैं, अच्छे मार्क्स उनके आ रहे हैं, लेकिन माँ बाप ये चाहते हैं, अगर वो थोड़े से गरीब परिवार से संबंध रखती है तो माँ बाप ये चाहते हैं कि ये पढ़ाई छोड़ दे और छोटे बहन भाइयों को संभाले या घर के कामकाज में हाथ बटाए। बिल्कुल, ऐसे परिवार जो या तो श्रमिक पृष्ठभूमि से है या कृषि पृष्ठभूमि से हैं, उनको ये दिक्कत बहुत आती है और जनरली छोटे भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी बड़ी बहन की हो जाती है। इस कारण से उसकी एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, इन सभी पे असर पड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आजकल हम जो परिवार नियोजन के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं उससे इस क्षेत्र में मदद मिल सकती है और यही मेरी उन ऐसे माता पिताओं से मेरा ये रहेगा। और मैं जब SDM थी तब हम जाते थे जब ग्रामीण क्षेत्रों में, तब समझाइश भी करते थे कि आप अपनी बच्ची को ड्रॉप आउट ना होने दें या साल में 4-5 बार ही ना भेजें या केवल एग्ज़ाम के समय ही ना भेजें, उसे अच्छे से पढ़ने दें, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उन्हें निखर कर सामने आने दें। स्कूल उसी में हमारी मदद करता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है, वो कई बार स्कूल के माध्यम से पता चलता है। तो आप अपनी बच्ची में उन सब चीज़ों को आने दें और उसी दिशा में उसे आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। जो ज़्यादा परेशानी आती है शहरों में तो फिर भी काफ़ी लोग समझने लग गए हैं अभी शिक्षा का महत्व, लड़कियों को पूरे उनके अधिकार देने का महत्व, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो आज भी हमारा भारत बेहद पिछड़ा हुआ है। लोगों को मतलब उनको समझ ही नहीं है, लड़की के मायने उनके लिए सिर्फ ये होता है कि घर का काम, बच्चे पैदा करना, उनको संभालना और खाना बनाना। इस तरह के जो परिवार हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग हैं, उनके लिए आप क्या खास तौर पे कहना चाहेंगी? जैसे अगर आपके सामने कोई आता है, आप क्या समझाएंगे उनको? देखिए, हम जनरली समझाते भी रहते हैं, हमारा काम ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों से ही जुड़ा होता है। तो हम यही समझाते हैं उन्हें कि लड़कियां का शिक्षित होना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लड़के को शिक्षित करते हैं। और इसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जनरली आजकल शुरुआत
पढ़ाई की शुरुआत तो कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही 10वीं पढ़ लिया या 12वीं पढ़ लिया या शादी की उम्र हो गई, तो इसके बाद जो है ड्रॉप आउट हो जाता है। तो हमारा यही है कि आप एक बालिका के लिए केवल बच्चे पैदा करना या घर के कामकाज करना यही उनके काम नहीं है। आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे देश की सुरक्षा से जुड़ा सेना हो या सिविल सेवा हो, खेलकूद हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं अपना, अगर उन्हें मौका दिया गया तो उन्होंने अपना परचम नहीं लहराया हो। तो यही है कि अगर परिवार उससे आगे बढ़कर सोचेगा तो निसंदेह लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, आगे अच्छा करेंगी। जी बिल्कुल। खेलकूद में भी आजकल देखा जा रहा है कि कहाँ पहले नहीं ध्यान दिया जाता था, खेलना तो माना ही नहीं जाता था कि लड़कियों को खेलना भी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियां उभर कर सामने आई हैं, जिन्होंने पद जीते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जैसे बड़े बड़े हासिल की है उन लोगों ने मुकाम अपने। तो इसके अंदर खेलों से भी जुड़ा काफ़ी सारे मिथ थे जो अब गाँव में हटने लगे हैं। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट में खेल कूद भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और जनरली ये क्षेत्र सभी लोग इसे बालिकाओं का नाम आते ही इसे हटा देते हैं कि खेलकूद में क्या होगा, लेकिन जब खेल के क्षेत्र में भी लड़कियों को मौका दिया गया है, जैसे टेनिस में चाहे सानिया मिर्जा हो या बैडमिंटन में साइना नेहवाल हो, जहाँ पे भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट में केवल शिक्षा ही नहीं है, हम चाहे कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें हमें काम करने को मिले, चाहे हमारा अपना स्टार्टअप हो, हमारा अपना कोई बिजनेस हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, पढ़ाई लिखाई करिए। आजकल तो हम देखते हैं पेट्रोल पंप पे आप देखिए वहाँ पर भी महिलाएं नजर आती हैं, पेट्रोल के इसके अंदर भी बिल्कुल मैकेनिक्स जो होती हैं वो भी महिलाएं हो रही हैं, तो ट्रक ड्राइवर तक महिलाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, उनको सबसे ज्यादा जो महिलाओं को जरूरत होती है वो होती है परिवार के प्रोत्साहन, उनके प्यार और उनसे जुड़ी हुई हर चीज उनको लगे कि मैं सुरक्षित हूँ इस माहौल में और इस परिवार के अंदर। बिल्कुल। सुरक्षा के लिए आप क्या कहेंगी, महिलाओं को खुद को क्या उपाय करने चाहिए अपनी खुद की सुरक्षा के लिए? देखिए, जैसे ही हम चाहे स्कूल जाएं या किसी कार्य क्षेत्र पर हो या हमारे डेली रूटीन का कोई सा भी समय हो, सुरक्षा सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए प्राथमिकता होती है। मोबाइल में ऐप हैं जो सीधा 2 बार प्रेस करने पे उन्हें पुलिस से कनेक्ट करा देते हैं, या कई तरह की ऐसे पेपर स्प्रे आया है, या इसके अलावा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करना अगर ज़्यादा रात का समय है तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रख के और वो सुरक्षा अपनी इंश्योर कर सकती है। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी कहीं जाएं, कहीं बैठें, बस में बैठें, अकेले हों या कुछ भी हो, तो सबसे पहले ध्यान उनको ही जाना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे अगर किसी इमरजेंसी की अगर कोई ऐसी बात आती है तो। जी बिल्कुल। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जब पढ़ाई और शिक्षा की बात तो आती है, पोषण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं के लिए, बच्चियों पे खास तौर से। उनकी जब बढ़ती उम्र होती है तो देखा जाता है गाँव में भी आज तक, और हमने खुद ने देखा है जब हम छोटे थे तब, कि बेटा है तो उसको बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, दूध की मलाई उसे दी जाती है, तो बेटी को शायद दूध भी नहीं दिया जाता। खाने के अंदर भी काफी भेदभाव तब भी किया जाता था और आज भी मैं जहाँ सुनती हूँ या कभी पता चलता है तो आज भी यही स्थिति है। ऐसे में आप क्या कहेंगी इस चीज को दूर करके? बिल्कुल सही बात है। पोषण, जैसे महिलाओं में एनीमिया की कमी की हम अक्सर सुनते हैं, इसके अलावा भी आप सही कह रही हैं कि ये होता आया है कि पहले लड़के को दिया जाता है खाना, बाद में लड़की को। आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत कई अच्छी जो पोषण सामग्री है वो वितरित कराते हैं। कई तरह की बच्चियों में एनीमिया की कमी को रोकने के लिए टैबलेट दी जा रही है। तो और साथ ही लोगों को भी इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है कि भाई बच्चियों को भी उतनी ही पोषण की ज़रूरत होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जब भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती थी तब ये दिक्कत आती थी कि एनीमिक वाली काफ़ी दिक्कत थी, तो हमने ऐसा किया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों में ही कुछ एरिया होता है और वहाँ पे पालक, मेथी, जो आयरन रिच फूड है वो उगा दिए जाएं और वहीं पे जो खाना बन रहा है उसमें वो बच्चियों को दिया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से वहाँ की जो जनता
जनता थी उनमें भी ये जागरूकता आई कि अच्छा ये फूड हैं और जो इतनी आसानी से अवेलेबल है, जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रयास भी नहीं करने हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि लोग पोषण, विशेषकर महिलाओं के पोषण की तरफ जो है वो जागरूक हो और प्रेरित रहें। जी बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के भी किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? आपने अपने अनुभव के दौरान कभी देखा हो? जैसे महिलाएं कई हस्त निर्मित, उसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं वो लोग, हस्तकलाएं और जिसको क्या बोलते हैं अपन, हैंडीक्राफ्ट्स जो होता है जी, उसके अंदर काफ़ी होता है। तो इसमें आपने क्या देखा अपने अनुभव के साथ कि गाँव में महिलाओं को किस तरह इसको बढ़ावा दिया जाता है, या और क्या करना चाहिए उनके लिए जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और अपने घर के अंदर योगदान दे सके और खुद के लिए भी उनके लिए अच्छा होगा? बिल्कुल, मैंने देखा है कि महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो या तो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती हैं और अगर घर पे भी हैं तो दिन में भी कोई ना कोई वो छोटा मोटा ऐसा उन्हें कोई कला आती है कि जिसे वो चाहे हैंडीक्राफ्ट बनाना हो या कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, अचार पापड़ बनाना हो या और कोई चीज़ें हो। तो कई तरह के ऐसे मेले लगते हैं, हैंडीक्राफ्ट मेले लगवाए जाते हैं जिनमें उनके ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा सके। ऐसे मेलों में बड़े स्तर पर ऐसे मेले लगवाए जाते हैं और ताकि दूर दूर से महिलाएं आके वहाँ पे अपने हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरी जो घर में निर्मित उनका जो छोटा उद्योग होता है उससे बनी चीज़ें वहाँ पे बेच सके। तो हमारी बहुत बड़ी वुमेन जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है, लेकिन उन्हें इसके लिए एक मार्केट मिल सके, इसका उचित दाम मिल सके। हाँ, इसके लिए अभी इन मेलों के द्वारा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी आजकल जो है वो उन्हें बताया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चियां जो है वो मोबाइल का प्रयोग सीखने लगी हैं, करने लगी है, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी उन्हें जो है वो ओरिएंटेशन दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अंदर अब एक हम बात करते हैं जो काफ़ी देर से मेरे जहन में आ रही है कि जो लिंगानुपात है हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं का, वो काफ़ी गंभीर है। 1000 के ऊपर 940, 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं हैं। तो ये काफ़ी समय से सरकार द्वारा भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, महिलाओं की इसमें कितनी भागीदारी हो सकती है? उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुए भी हैं, हो भी रहे हैं और प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें महिलाओं को विशेष तौर पर अपनी तरफ से जो है ये भूमिका निभानी चाहिए कि उनका शरीर है और उनके शरीर में पलने वाले बच्चे को जो है कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। और अगर यहाँ आने के बाद अगर हम स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ना करें तो दोनों बराबर हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। यही हमें जो है समाज को बताना है, ताकि जो गैप है कि ये लड़की है, ये लड़का पैदा हो गया है या लड़की पैदा हो गई है, उससे हम ख़त्म कर सकें। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभी बहुत गंभीर हैं और एक अभियान के थ्रू काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई है, उससे हाँ जागरूकता भी लाई गई है। और अब जो है इसको बहुत ही सख्ती से देखा जा रहा है कि अगर इस तरीके की कोई लिंग भेद जांच अगर पाई जाती है तो उस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल। इसमें जहाँ तक मैं समझती हूँ महिलाओं को खुद स्वयं जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि निर्णय तो उन्हें ही लेना होता है। कि वो कई बार ज़्यादातर ये देखा जाता है कि महिलाएं इस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बेटा और बेटी के प्रति, कि वो खुद ही मान जाती है कि अगर उनकी कोख में बेटी है तो उनको कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत जल्दी मान जाती हैं इस बात के लिए कि ठीक है, उन्हें बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो निर्णय तो उन्हीं का होता है, तो उस निर्णय पर उनको अडिग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, यही जो हमने बात शुरुआत की थी कि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो इस तरीके के दबाव में भी नहीं आएगी कि लड़का या लड़की में क्या भेद है, और दूसरा कि निर्णय में भागीदारी उसकी भी ली जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम बालिकाओं को शिक्षित करेंगे, जैसे जैसे उनका वो आत्मनिर्भर बनेंगी, अब किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं या उनकी भी जो है शिक्षा के कारण निर्णयों में भागीदारी है, तो उससे अपने आप इस चीज़ में सुधार आएगा। और अभी भी जो है मैं चाहूँगी कि महिलाएं इस
और कि उनके घर में पलने वाले शिशु को लेके काफ़ी सजग रहे और इस तरीके की कोई भी अगर कन्या भ्रूण हत्या जैसी कोई बात अगर उनके सामने करे, जबरदस्ती करता हाँ, है तो इसकी शिकायत करे और इसका विरोध करे। जी बिल्कुल। एक और बात हम करना चाहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे यहाँ, की लड़की की शादी। जैसे ही बेटी पैदा होती है उसके परिवार वाले, माँ बाप खास तौर पे पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी में ज़रूरत पड़ेगी, शादी कैसे करेंगे लड़की की शादी के लिए। वो काफ़ी पैसा जोड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी पैसा जो जोड़ते हैं वो लड़की की शादी के लिए ही जोड़ते हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे समझाएंगी कि ये पैसा शादी के अलावा और लड़की के किस तरह काम आ सकता है? बिल्कुल, वो रीज़न यही होता है कि पैसा जोड़ते रहते हैं ताकि शादी कर सके, क्योंकि शादी में उस समय उन्हें कि अगर लड़का किसी डॉक्टर या इंजीनियर है तो उससे कुछ वो अपनी लड़की को साथ में दे सके। तो दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हाँ, तो इस कारण यही कारण होता है कि वो पैसा जोड़ते रहते हैं। तो मेरा यही अपील रहेगी ऐसे माता पिता से कि वो बजाय इस तरह पैसा जोड़ने के अपना उस पैसे को बच्ची की पढ़ाई में लगाएं, ताकि जब बच्ची आत्मनिर्भर बनेगी तो वो खुद से डिसीजन भी ले सकेगी कि किससे शादी करनी है और इस तरीके से उन्हें पैसा जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। ये बहुत चलते चलते बस मैं एक छोटी सी बात आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें कि महिला होने के नाते और इस पद पर पहुँचने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह महिलाएं, स्त्रियां, बच्चियां किसी भी तरह से कम नहीं है? क्या उनके लिए माँ बाप की क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। मैं खुद यहाँ पर शिक्षा की वजह से पहुँची हूँ, तो इस वजह से आप अपनी बच्चियों को ज़रूर शिक्षित करें और शिक्षित आप इस दिशा में करें कि उन्हें जब तक वो पढ़ना चाहती हैं एक करियर ओरिएंटेशन शिक्षा उन्हें दें कि वो किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर सके। कई बार हम उन्हें 10वीं तक, 12वीं तक या कॉलेज तक भी एक बार पढ़ा देते हैं, लेकिन वो आगे क्या करना चाहती हैं, किसी करियर की दिशा में कहाँ तक जाना चाहती हैं, उसको उस एक पॉइंट को छोड़ के और उसी समय बिल्कुल उनकी शादी कर दी जाती है। इसके बजाय अगर हम उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दें और आत्मनिर्भर बनाएं तो लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं हैं। तो आप बिल्कुल लड़कियों को जो है ज़रूर शिक्षित करें। जी बिल्कुल। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने बातचीत की बालिकाओं के ऊपर पूजा जी से। जितनी बातचीत है उससे हमें यही समझ में आया कि जब तक हमारे देश में पुरुष और महिला के बीच का भेदभाव नहीं खत्म होगा, महिलाओं को उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत और अपने पूरी भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बालिका जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसको मनाना तभी सार्थक हो पाएगा जब महिलाएं और पुरुष इस देश के अंदर बराबरी का हक पा सकें। इसी के साथ ही आज ही हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।